Good morning, class 8 student. I am your science teacher Shivani Jaiswal. Today we will discuss the new chapter Friction, chapter 12. In previous chapter you have already learned that what is the friction, because the type of forces you hear this topic friction. Let's start today's class. So firstly, I will explain what is friction, and फिर next causes of friction, properties of friction and type of friction. So let's start the class. First, what is the friction? Friction is the type of force, contact force. प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था टाइप ऑफ फोर्सेस आर टू टाइप्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट फोर्स आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स. तो उसमें आपने फ्रिक्शन वर्ड यूज़ किया था. फ्रिक्शन फोर्स आपने देखा था, वही फ्रिक्शन फोर्स है जो आपने वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. अब आप एक तो फोर्स के जितने भी टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, तो जैसे जैसे क्लासेस आपकी सीनियर क्लासेस में आप जाएंगे तो और भी बाकी फोर्सेस, अभी भी बहुत सारी फोर्सेस आपको आगे मिलेंगे पढ़ने को, तो आप और डिटेल में पढ़ेंगे. फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है जो आपकी डेली लाइफ से मर्ज है, और आप खुद इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है. फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, फ्रिक्शन इज द टाइप ऑफ फोर्स. कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स है. फ्रिक्शन कोई सामान कोई चीज़ नहीं, फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स है, और वो भी कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स. और आपने कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए डिफिनीशन पढ़ा था कि कॉन्टैक्ट फोर्स आपका होता है कि जब टू बॉडी आपका क्या होती है, जब टू बॉडी आपकी एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं. कॉन्टैक्ट फोर्स तभी लगता है जब कोई फोर्स तब अप्लाई होता है जब फिजिकली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वो एक दूसरे के क्या हो, कांटेक्ट में हो. यानी दो बॉडी एक दूसरे से फिजिकली, यानी फिजिकल पार्ट क्या होता है, उसका जो बॉडी होता है उस थिंग्स के, वो एक दूसरे से अगर फिजिकली कनेक्ट हो तो वो क्या होंगे, आपका कांटेक्ट फोर्स होंगे. कांटेक्ट फोर्स में दो बॉडी का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के टच में होना बहुत ज़रूरी है. तो फ्रिक्शन जो फोर्स है वो उसके लिए आपको दो बॉडी का एक दूसरे के ऊपर टच होना बहुत ज़रूरी है. तो फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट कम्स टू प्ले व्हेन टू सरफेस आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. ये आपका मतलब एक लाइन है आपके बुक में कि फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सरफेस आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. दो बॉडी, क्योंकि ये फिजिकल कांटेक्ट फोर्स है, तो दो बॉडी का कांटेक्ट में आना ज़रूरी है. जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी से रब होती है तो वहाँ पर जो एक दूसरे के अगेंस्ट रबिंग होना, मतलब कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फ्रिक्शन लगा रही है, मतलब एक फोर्स लगा रही है जो एक दूसरे उन दोनों को रब कर रहा है. रबिंग तभी होगा, अगर कोई चीज़ स्मूथली चलेगी तो कभी रब नहीं होगी. रब होने का ही मतलब है कि वहाँ पर कुछ इस तरीके का फोर्स लग रहा है जो दूसरे के अपोजिट है, तभी चीज़ें क्या हो रही हैं, रब हो रही हैं. तो फ्रिक्शन वो फोर्स है जो तब आता है जब कोई दो बॉडी के सरफेस आपस में रब होते हैं. ओके, तो फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सरफेस आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. दो ऑब्जेक्ट का सरफेस एक दूसरे के अगेंस्ट रब होता है. नेक्स्ट हमने पॉइंट दिया है कि फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन, तो ये तो हमने बता दिया. उसके बाद थर्ड है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन दैट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स आर मोशन. फ्रिक्शन हमेशा, अगर कोई फोर्स लग रहा है तो फोर्स कोई किसी बॉडी का कोई ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन लगा रहा है, एक सरफेस पर फ्रिक्शन लगा रहा है, तो हमेशा वो सरफेस उस बॉडी पर जो फ्रिक्शन लगाएगा वो फोर्स, वो हमेशा क्या होगा, फोर्स लगाएगा वो अपोजिट होगा. तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है, जिससे मोशन को आप रोक सके, मोशन को आप कंट्रोल कर सके. किसी फोर्स को, किसी मोशन को आप कंट्रोल करने के लिए जो आप फोर्स लगाते हैं वही क्या होता है, फ्रिक्शन होता है. और आप फ्रिक्शन अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह देखते हैं. क्या फ्रिक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट आफ्टर अ व्हाइल. किसी ऑब्जेक्ट को चलाने और रोकने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है. फ्रिक्शन तब भी आता है जब आप कार्स में ब्रेक लगाते हैं, फ्रिक्शन तब भी आता है.
फ्रिक्शन फोर्स वहाँ भी है जब आप वॉक कर रहे हैं। वॉकिंग करना आपका, अगर फ्रिक्शन फोर्स है तभी आप वॉक कर पा रहे हैं, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो आप वॉक नहीं कर पाते। व्हेन अ पर्सन इज़ वॉकिंग, वो भी फ्रिक्शन फोर्स के एग्जाम्पल हैं। राइट ऑन अ पेपर, अगर किसी पेपर पर आप लिख रहे हैं तो पेन और पेज के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से आप राइट कर पा रहे हैं। अगर वो फोर्स नहीं लगता तो आप लेटर लिख भी नहीं पाते। ब्रेकर्स, गाड़ी में जो ब्रेकर्स लगाते हैं, तो फ्रिक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है और आपके लिए ज़रूरी है। बट इन सभी ज़रूरत के बाद भी कुछ ऐसे होते हैं वो कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारी मशीनरी ख़राब हो जाती है, फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारे डैमेजेस होते हैं। तो फ्रिक्शन एक तरीके से हमारे लिए निगेटिव इम्पैक्ट भी देता है, जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसका वैसे वो निगेटिव है। तो इस टॉपिक को तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ये हमने शॉर्ट में बता दिया कि जितना आप, वैसे भी आपने सुना है कि साइंस आपकी क्या है, ज़रूरत भी है और आपके लिए एक विल भी है, ठीक है। तो साइंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साइंस की जितनी भी चीज़ें, तो हर अच्छी चीज़ के पीछे कुछ बुराई होती है, तो सेम है नेचर में जो भी चीज़ें हैं उन, अगर वो अच्छी हैं हमारे लिए तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बुरी भी हैं। तो ये फोर्स फ्रिक्शन भी है, वो नेचर का ही एक पार्ट है, क्योंकि सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हम और आप नहीं लगा रहे हैं, वो सरफेस हमारे ऊपर ऑलरेडी एक फोर्स लगाता है जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, तो द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, स्टार्ट करते हैं। तो हमने इधर कुछ एग्जाम्पल और टॉपिक दे दिया था। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन दैट अपोज टू द अप्लाइड फोर्स ऑफ आर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बुक लेइंग ऑन अ स्मूथ surface table is the pushes from the left, it's move a little distance to the right and stop due to the frictional forces acting on it. जब हम किसी बुक को एक टेबल पर है, हम उसको मूव कराते हैं लेफ्ट साइड से, तो वो राइट साइड मूव करती है और कुछ समय मूव स्मूथ सरफेस पर फिर वो रुक जाती है। उसका रुक जाना ही उस पर अप्लाई किया हुआ उस सरफेस, टेबल सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स होता है। सिमिलरली, इफ द बुक पुशेस फ्रॉम द राइट मूव इन द लेफ्ट अगेन ड्यू टू द फ्रिक्शन। अगर हम दोनों साइड से मूव करा रहे हैं, लेफ्ट से राइट से, वो मूव होगी पर कुछ टाइम बाद रुक जाएगी। वो रुकती क्यों है? स्मूथ सरफेस है, उसका मन होना उसके अकॉर्डिंग, तो अगर हमने फोर्स लगा दी तो उसको तो मूव करते रहना चाहिए, पर रुकती क्यों है? क्योंकि वहाँ पर एक फोर्स लगता है जो कि वो टेबल का सरफेस उस पर लगाता है, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है किसी भी मोशन को रोकने के लिए। अब आता है कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। तो कॉजेज ऑफ जो फ्रिक्शन होता है वो आपके फ्रिक्शन का कारण है द इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस इज द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। सरफेस में जो इरेगुलरिटीज है, आप सोचेंगे कि सरफेस कैसे इरेगुलर हो सकता है, अनियमित कैसे हो सकता है? तो आपको ऑलरेडी पता है कि इस अर्थ पर जो भी चीज़ें वो कुछ ना किसी आपको पता है कि अर्थ पे सारी चीज़ें पार्टिकल से मिलकर बनी हैं, वो छोटी छोटी पार्टिकल्स एटम से मिलके, उन पार्टिकल्स के बीच कुछ गैपिंग होती है, कुछ इरेगुलरिटीज़ होती है, ठीक है। उसकी वजह से एक स्मूथ सरफेस जो आपको स्मूथ दिख रहा है, आपको रोड बड़ी स्मूथ दिखती है, जब आप उसे बहुत पास से, बहुत माइक्रोस्कोप या चीज़ों से देखेंगे तो उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ आपको दिखाई देगी, अनियमितता। वो एक जैसी दिख रही है वैसी होती नहीं है। वो इरेगुलरिटीज़ आपकी क्या करती है? फ्रिक्शन को जन्म देती है, फ्रिक्शन के जन्म देने का कारण होती है। इफ़ टू सरफेसेस कॉन्टेक्ट आर स्मूथ, फ्रिक्शन इज़ वेरी स्मॉल। अगर दो सरफेस स्मूथ है, ठीक है, तो वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम है। अगर कोई चीज़ स्मूथ है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो चीज़ स्मूथ है तो वहाँ फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाएगा। फ्रिक्शन ज़ीरो नहीं होता, घट के कभी भी फ्रिक्शन आप ज़ीरो नहीं कर सकते। अगर फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाता तो शायद हम और आप एक इस दुनिया में चल फिर या कुछ भी नहीं कर पाते, अगर फ्रिक्शन ऐसे ही ज़ीरो हो जाता। फ्रिक्शन रहता है, कम या ज़्यादा होता है, ज़ीरो नहीं होता। इफ़ द टू सरफेसेस कॉन्टेक्ट आर स्मूथ, फ्रिक्शन इज़ वेरी स्मॉल। इफ़ द सरफेस आर रफ, फ्रिक्शन इज़ लार्ज। अगर सरफेस रफ होता है तो फ्रिक्शन लार्ज, क्योंकि रफ सरफेस होगा तो वो मोशन में आपके क्या देगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अगर कोई चीज़ आपके मोशन या चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपको रोक रही है, रोकना ही क्या होता है? फ्रिक्शन है। Whenever a body slip over another body, the force of friction act in the direction of opposite to the direction of slipping. जब कोई बॉडी किसी बॉडी पर स्लिप करती है तो एक फोर्स लगता है जो कि उस बॉडी, अगर आप स्लिप कर रहे हैं तो आपकी बॉडी पर एक फोर्स लगेगा जो आपकी बॉडी को स्लिप होने से रोकेगा। वो जो फोर्स होता है वही फ्रिक्शन होता है।
So we observe that the nature of surface play a very important role in the origin of friction. इससे हमें पता चलता है कि जो नेचर ऑफ सरफेस है, सरफेस का जो नेचर है, ठीक है, सरफेस का नेचर क्या है, सरफेस का नेचर जो है वही वो क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी बॉडी पर अप्लाई करता है, एक तरीके का फोर्स आपको लगाता है, वहीं पर वो फोर्स ही आपका क्या है, वो फ्रिक्शन को जन्म देता है. When we observe a surface under a powerful microscope, we find there are irregularities on it. Even a smooth looking surface has the large number of irregularities. आप अगर एक स्मूथ सरफेस को देखते हैं माइक्रोस्कोप से तो आपको बहुत एक बड़ी संख्या में इरेगुलरिटीज आपको दिखाई देगी. अगर स्मूथ लुकिंग सरफेस है द लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटी, दिस इरेगुलरिटी गेट इंटरलॉक व्हेन वन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मूव ओवर अनदर. ये क्या करती है जब क्योंकि आपको पता है कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स में दो बॉडी का कनेक्ट होना ज़रूरी है. तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कनेक्ट में आकर उसके ऊपर से ओवरफ्लो करने की कोशिश करती है तो ये जो इरेगुलरिटीज़ है ये उसको क्या कर लेती है, लॉक कर लेती है, पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, जिसके उसके मोशन में क्या होती है, रुकावट आनी शुरू हो जाती है. दिस इज़ व्हाट अपोज द मोशन ऑफ बॉडी ट्राइंग टू मूव एंड गिव राइज टू फ्रिक्शन. वो बॉडी को मूव करने से रोकती है और फ्रिक्शन को जन्म देती है. फ्रिक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस टू ज़ीरो. सेकेंड टॉपिक है कि फ्रिक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस टू ज़ीरो. फ्रिक्शन कभी ज़ीरो नहीं हो सकता. मोर द इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस मोर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटी होगी उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर होगा. और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में आपके कुछ हम बहुत एक आपका एग्जाम है, आपका एक प्रैक्टिकल है, उसको आप रीड करेंगे तो आपको यहाँ पर दिया है कि दो बॉल ली गई थी. तो अगर उससे एक स्मूथ सरफेस पर और एक रफ़ सरफेस पर आप मूव करते हैं तो उस बॉल को क्या होता है, जो स्मूथ सरफेस वाली बॉल है वो तो दूर तक आपकी जाएगी, रुकेगी, पर जो रफ़ सरफेस वाली बॉल है वो रुक जाएगी कुछ टाइम बाद. तो इससे हमें पता चलता है कि फ्रिक्शन सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है. दूसरा, हम दो अलग अलग, एक रबड़ की बॉल लिया, एक मेटल की बॉल लिया, ठीक है. तो रबड़ की बॉल और मेटल की बॉल को जब हम एक सेम सरफेस पर मूव करा रहे हैं तो हम देखेंगे कि कुछ टाइम बाद रबड़ की बॉल तो मूव करती रहेगी पर कुछ टाइम बाद मेटल की बॉल क्या होगी, रुक जाएगी. तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ वो ये भी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर बॉडी का मास क्या है या वो किस मटेरियल से बनी बॉडी है. तो इस तरीके पर भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है. तो हमारा कंक्लूजन निकला कि एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जो ये क्या होती है, फ्रिक्शन कैसे एक्ट करती है, हमेशा उस डायरेक्शन के अपोजिट, मोशन के अपोजिट में ये क्या करती है, वर्क करती है. दूसरा कि फ्रिक्शन जो होती है वो नेचर के सरफेस पर डिपेंड करती है. थर्ड कि उसके बॉडी के मासेस पर डिपेंड करती है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, क्वालिटी क्या है फ्रिक्शन में. फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव ऑन अनदर ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन तभी प्रोड्यूस होगा जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर क्या करेगी, मूव करेगी. हमने पहले बताया फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, तो कांटेक्ट फोर्स होने का मतलब है कि फिजिकल कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू प्रिवेंट आर स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. फ्रिक्शन हमेशा कोशिश करता है कि वो बॉडी को उसको रोक सके या उसकी चीज़ों को कम कर सके, उसकी मोशन को. फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क करता है. फ्रिक्शन वेयर ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट टू बॉडीज. फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द मासेज ऑफ बॉडी. फ्रिक्शन क्या होती है, बॉडी के मास पर डिपेंड करती है. अब आते हैं नेक्स्ट, आपका टॉपिक है टाइप ऑफ फ्रिक्शन. टाइप ऑफ फ्रिक्शन में आप देखेंगे कि हियर 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शन: स्टैटिक्स फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, शॉर्ट में समझाते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर. अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक दूसरे के उसमें क्या है, रिलेटिव में रेस्ट पर है, तो वो क्या होता है, वहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक. स्टैटिक मतलब ही होता है स्थिर. तो आपकी स्थिति, आपका जो स्थिति है, आपकी चीज़ें जो है अगर वो रुकी हुई है, स्टॉप पे है, तो वो आपका क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट स्थित है एक दूसरे की, एक मतलब स्टॉप पे है, रेस्ट पोजीशन में है, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन लगता है
एक बॉडी का दूसरी बॉडी को रोक के रखना, उसको स्टॉप करके रखना, वहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है। कोई एक बॉडी एक सरफेस पर एक बॉडी दूसरे सरफेस पे रखी हुई है, दूसरी बॉडी सरफेस पर रखी गई है, और अगर वो रुकी है इट मीन्स कि वहाँ उसे रोके रखने में भी एक फ्रिक्शन लग रहा है, जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पर आपकी बूस्ट योर नॉलेज में, आप अपने बुक में पेज नंबर 126 में देखेंगे तो वहाँ पर एक टॉपिक दिया है बूस्ट योर नॉलेज में, द स्टैटिक फ्रिक्शन वेरीज फ्रॉम 0 टू द वैल्यू व्हेन द बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 से बढ़ता है, और वो क्या होता है, मूव करने, जैसे ही बॉडी मूव करती है फ्रिक्शन आपका क्या होता है, उसकी आप उसको वेरीज मतलब उसको बदलते हुए देखते हैं। इट्स कीप ऑन द इंक्रीजिंग व्हेन द फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी इज इंक्रीजिंग। वो भी इंक्रीज होता है जब कोई बॉडी पर फोर्स अप्लाई होता है। जैसे ही बॉडी पर फोर्स अप्लाई होने लगता है वैसे ही फ्रिक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट बैलेंस द फोर्स अप्लाई टू द बॉडी रेस्टिंग ऑन अ सॉलिड सरफेस सो द बॉडी डज नॉट मूव इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो अगर कोई बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर आपके रेस्ट में है, ठीक है, और एक बॉडी है जो कि एक सरफेस पर रेस्ट पोजीशन में है, तो वो सरफेस उस बॉडी पर रेस्ट रखने के लिए एक फोर्स लगा रहा है। वो बॉडी, जब हम उस बॉडी को मूव कराने के लिए उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो सरफेस भी उस पर एक फोर्स लगाएगा जिससे वो मूव ना कर सके। तो वो पॉइंट, वो पोजीशन, जिस पोजीशन तक वो बॉडी को वो सरफेस रोक के रख सकता है, मूव होने नहीं देता, वो उसकी क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। हर ऑब्जेक्ट की एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। आप अगर खड़े हैं और आपको कोई धक्का दे रहा है और अगर आप वहाँ से मूव नहीं हो रहे, स्लिप नहीं कर रहे हैं, तो जब तक आप वो फोर्स लगा रहा है, एक इंसान फोर्स लगाया, आप नहीं मूव हुए, दो इंसान, तो वो दोनों इंसान की जो फोर्स है वो आपके लिए आपको मूव नहीं करा सके, तो वो आपकी जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन है। जैसे ही थर्ड आपके ऊपर फोर्स लगाता है आप स्लिप कर जाते, तो उसने जो फोर्स लगाया जिससे आप वो उस पर स्लिप कर गए, मूव कर गए, वो जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं है। जब तक आपकी बॉडी, जब तक नीचे जिस सरफेस पर आप खड़े हैं वो आपको रोक के रखती है, आप पर कोई फोर्स अप्लाई होने नहीं देती है, आपको मूव नहीं करने देती है, वो आपकी लिमिट होती है कि कितने लिमिट तक आपके अंदर कितनी क्षमता है कि आप खुद को रख सकिए। ठीक है, तो लिमिट आप स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने बता दिया। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइड मतलब आप समझ चुके होंगे कि किसी चीज़ का किसी ऊपर से मूव करना। तो इफ द अप्लाइड ये स्लाइडिंग ओवर अ सरफेस विथ अ कांस्टेंट स्पीड, कोई सरफेस पर कोई बॉडी स्लाइड कर रही, मूव कर रही है, और उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इस तरीके का जो फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। इफ द अप्लाइड फोर्स एक्सटीड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस बॉडी पर, अब वही है लिमिटिंग फ्रिक्शन से जब वो बॉडी मूव करना शुरू हुई उस सरफेस पर, वहीं पर वो क्या हो गई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गई। Beginning to move, the friction acting on the body when it is the sliding over a surface which is constant speed is called the sliding friction. The force required to keep the body moving with the same speed given the measure of the sliding friction. जो स्पीड होती है वो ये मेज़र करती है कि वो सेम स्पीड पर रहे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज जनरली लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। याद रखिएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है बिकॉज आफ्टर द ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग इट टेक लेस फोर्स टू मूव इट। और क्योंकि इसलिए कम होता है, जब तक आप किसी चीज़ को रोक के रखते हैं तब तक आपका फ्रिक्शन फोर्स बहुत लग रहा है, लेकिन जब कोई चीज़ मूव होना शुरू हो जाती है तो आपका फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो उतनी अच्छे तरीके से उस पर वर्क नहीं कर पाता है। तो जब बॉडी मूव होनी शुरू हो जाती है फ्रिक्शन फोर्स लगता है, पर जो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फोर्स के टाइम लग रहा, फ्रिक्शन के टाइम लग रहा था, वो फोर्स नहीं लग पाता है। तो क्या होता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। द रीज़न फॉर दिस इज दैट वंस द ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग द इरेगुलरिटीज ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द इनरेगुलरिटीज ऑन द अदर सरफेस। जब कोई चीज़ मूव करना शुरू हो जाती तो इनरेगुलरिटी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो उसके हर एक मूव को क्या कर सके, इंटरलॉक कर सके। तो उसकी इनरेगुलरिटीज़ क्या होती है, इंटरलॉक नहीं कर पाती है सरफेस की, और वो क्या होता है, मूव करना शुरू कर देता है।
नेक्स्ट बूस्ट योर नॉलेज आपकी थी, इसी में दिखा देती हूँ, ये बूस्ट योर नॉलेज है। इसमें दिया है गैसेस एंड लिक्विड व्हेन द कंसीडर टुगेदर आर कॉल्ड अ फ्लूइड व्हेन द बॉडी मूव्स थ्रू द फ्लूइड। मतलब इसमें दे रहा है कि जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में, मतलब एक किसी जहाँ पर जिसको कहते हैं लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, लिक्विड या गैसेस में हो, मूव करती है, तो इस तरीके के उसके अपोजिट में जो फ्रिक्शन लगता है, जैसे आप पानी में कोई चीज़ मूव करा रहे हैं, नाव या जो भी, तो उसके अगेंस्ट जो अपोजिट फ्रिक्शन लगता है उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब आपका हो गया, उसके बाद हमारा थर्ड है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोल होना आप समझ सकते हैं कि रोल होना, ये सारे वर्ड से आप फैमिलियर है, तो आप इस वर्ड से समझ सकते हैं कि किस तरीके का फ्रिक्शन होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट आर सरफेस, जब कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट पर रोल होता है, या जब आप वो टायर वाला लेके घुमाते हैं तो वो रोलिंग करते, साइकिलिंग भी आपकी रोलिंग में आती है, करिए, या किसी सरफेस पर रोल होता है तो उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। The force that resists the motion when an object roll over the another object or another surface is called the rolling friction. In fact, whenever required, the sliding friction can easily replace rolling friction. Sliding friction को हम easily replace करके रोलिंग फ्रिक्शन कर सकते हैं। स्लाइड में हमारा फोर्स ज़्यादा लगता है, तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसी चीज़ें, हमने व्हील का इसीलिए इन्वेंशन किया। आपने पढ़ा होगा एंशिएंट टाइम में, हिस्ट्री में, कि जो हमारी जो व्हील थी वो पहले सर्कुलर नहीं थी, वो पहले कैसी थी, वो थोड़ी सी चौकोर शेप, अलग शेप में थी, जिसकी वजह से बहुत टाइम लगता था। अगर आप खुद सोचिए कि अगर उस व्हील को, अगर वो ट्रंक को नहीं देखा होता, ट्रंक अगर सर्कल नहीं होता, तो क्या उसके दिमाग में ही आता कि ये, अगर हम उस अपने व्हील को चौकोर बनाते तो क्या वो मूव कर पाती जिस तरीके से गाड़ियाँ चल रही है? क्योंकि अगर आप स्क्वायर शेप में होना, यानी स्लाइड होना, जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा ही उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। जब हम रोल करते हैं तो उसका सरफेस क्या हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो उसकी जो इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज है, जो सरफेस की इंटरलॉक कर लेती है, वो उस पॉइंट को पकड़ के इंटरलॉक नहीं कर पाती उस टाइम पीरियड में। तो इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, वो रोल हुई चीज़ें वो ज़्यादा ईजिली मूव कर जाती हैं। इसीलिए आपके व्हीकल्स के जो व्हील होते हैं वो रोल बनाए जाते हैं, जिससे वो स्मूथली मूव कर सके, आपकी इरेगुलरिटी उससे कैच मतलब ना कर सके, इंटरलॉक ना कर सके। Thus, for example, the suitcase and traveling bag are the provided with the small wheels. These wheels have the, मतलब आप देखते हैं कि आजकल हर, जो भी आप पहले आपको सूटकेस या चीज़ें ले जाने में कितनी दिक्कत होती थी, लेकिन अब क्या है, हर ट्रैवलिंग बैग के नीचे आपको एक व्हील दिया रहता है, क्योंकि व्हील से किसी सरफेस पर मूव कराना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इससे आप एक चीज़ और भी समझ सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, अब जब कोई चीज़ उस बॉडी पर ईजिली मूव कर रही है तो यानी वहाँ पर फ्रिक्शन अच्छे से लग नहीं पा रहा है। फ्रिक्शन होता ही कब है, जब उस मोशन को वो रोक सके। अब वो रोलिंग हो रही है और अच्छे से मूव कर रही है तो वो फ्रिक्शन नहीं, यानी रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी सबसे ज़्यादा अगर कोई फ्रिक्शन होता है तो वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कहाँ होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसके बाद स्लाइडिंग, और सबसे कम फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में होता है। तो हमने टाइप ऑफ फ्रिक्शन बता दिया। कुछ यहाँ पर आपके एक्टिविटीज़ हैं, आप उसको देख लीजिएगा, आप इसको अच्छे से रीड कीजिए। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछिए, आप हमसे कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक नहीं है समझ में आया, वो मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इसके बाद आपका टेस्ट टाइम है पेज नंबर 128 पर आप देखेंगे टेस्ट टाइम एकदम ऊपर दिया हुआ है। इसको प्लीज़ आप फिल कीजिए अपने बुक में, इसको फिल कीजिएगा। ये टेस्ट टाइम आपका दिया हुआ है, आप अपने बुक में देख लीजिए। अब हर चीज़ नहीं, अब तो आपके पास बुक्स होंगी, तो ये टेस्ट टाइम फिल देखिएगा, इसे फिल कीजिएगा, और कल जब हम इसे सेंड करेंगे आपको लिख के राइट करके, तब आप मुझे इसे फेयर, आप अपने बुक मैच करके फिर मुझे फेयर आंसर आप इसे सेंड कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट्स हो, उसे आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।